आपका समर्पण लाइव क्लासेस में स्वागत है। आज अगला टॉपिक विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था के बाद का अगला टॉपिक हमारा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जैसे कि हम चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं और उसको हमने 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष का, यदि आपको मेरा वो टॉपिक पिछला याद हो तो मैंने कोल के अनुसार विकास की अवस्थाओं में बताया था कि जो समय है वो बाल्यावस्था का हमारा कब से कब तक है, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष का समय हमारा चाइल्डहुड स्टेज में आता है। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष का समय वो हमने बाल्यावस्था की अवस्था में रखा है, 6 वर्ष से 12 वर्ष। अब देखिए, इस अवस्था को एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम दिया गया है। इसे हमने क्या नाम दिया है? निर्माण काल। बाल्यावस्था को निर्माण काल कहा। अब देखिए, हम यदि इन शब्दों को जान लें कि निर्माण काल क्यों कहते हैं बाल्यावस्था को, क्योंकि बच्चे के भावी जीवन की सफलता और असफलता की नींव इसी में रखी जाती है। सफलता या असफलता की जो नींव है वो इसी उम्र में हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? बच्चे का निर्माण काल। अब देखिए, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो पूछा जाएगा कि निर्माण काल की अवस्था किसे कहते हैं। अब आपके सामने विकल्प फिर वही, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो आपको ये क्या रखना है कि जो निर्माण काल है बच्चे की वो बाल्यावस्था होती है, क्योंकि इसमें बच्चे के भावी जीवन की सफलता और असफलता की नींव का काल है। ठीक, तो नींव का काल है, तो इसीलिए इसे हमने निर्माण काल कहा। पहली बात तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका इसी से बन गया, बाल्यावस्था। एक क्वेश्चन आपको बनता है किस उम्र से आपसे पूछ सकते हैं कि चाइल्डहुड कब से कब तक की मानी जाती है, तो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था की कैटेगराइज में होती है। एक बात और आती है इसमें कि ये जो अवस्था है वो स्थूल संक्रियात्मक अवस्था है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए, स्थूल क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। स्थूल का मतलब जो चीज़ हमको दिख रही है, ठोस वस्तु है, तो स्थूल से तात्पर्य है। तो स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी हम इसी को कहते हैं। तो ये देखिए, दो क्वेश्चन आपके, तीन क्वेश्चन तो आपके यहीं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला क्वेश्चन उम्र पूछ ले, दूसरा निर्माण काल पूछ सकता है, तीसरा स्थूल संक्रियात्मक अवस्था किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। तो ये देखो, तीन क्वेश्चन आपके बिल्कुल लगे लगे में ही आपके पता लग गए आपको। अब अगला यदि हम बात करें बाल्यावस्था की और हम विशेषताओं की बात करें, तो देखिए, बाल्यावस्था को कुछ लोग गैंग एज भी कहते हैं और कुछ लोग इसे स्कूल प्रारंभ की अवस्था, एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। तो देखिए, बाल्यावस्था में कुछ चीज़ों को आप जान लीजिए कि एलिमेंट्री स्कूल एज कोई पूछे आपसे तो वो कौन सी अवस्था? एलिमेंट्री स्कूल एज, तो वो भी आपकी बाल्यावस्था की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, एलिमेंट्री। एक कुछ लोग इसे स्मार्ट एज भी कहते हैं, स्मार्ट एज, स्फूर्ति अवस्था भी कहते हैं। तो स्फूर्ति की अवस्था किसे कहेंगे? बाल्यावस्था। कुछ लोग इसे गैंग अवस्था भी कहते हैं। अब गैंग अवस्था क्यों कहा गया, गैंग स्टेज क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो ग्रुप में, समूह में रहना पसंद करता है। शैशवावस्था में अगर आपको याद हो तो बच्चा अकेले की विशेषताओं को देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर बच्चा गैंग बनाकर। तो स्मार्ट एज, गैंग स्टेज, एलिमेंट्री स्कूल एज, और कुछ लोग इसे डर्टी एज भी कहते हैं। अब डर्टी एज क्यों कहा गया इसे? क्योंकि बच्चा क्या है, घर से बाहर रह रहा है, खेल के मैदान में जा रहा है तो मिट्टी में भी खेलेगा, ऊधम भी करेगा, कपड़े भी फटेंगे, गिरेगा भी, तो कहीं ना कहीं पर बच्चा गंदा रहता है। तो इसलिए इसे डर्टी एज, गैंग स्टेज, स्मार्ट एज, एलिमेंट्री स्कूल एज, तो ये इस बाल्यावस्था। कुछ अन्य नाम भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, पेपर में कोई सी चीज़ पूछ सकते हैं। जैसे शैशवावस्था में एक आया था खिलौनों की आयु, याद होगा आपको। तो ऐसे ही ये कुछ 5 बातें आ गई आपकी, 6 बातें मैं आपको बता चुका। पहली क्या, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष इंपॉर्टेंट, आपसे पीरियड पूछ सकता है। अगली बात वो आपसे पूछ सकता है कि निर्माण काल की अवस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था। एलिमेंट्री स्कूल एज, बाल्यावस्था। आपका स्मार्ट एज की अवस्था, बाल्यावस्था। गैंग स्टेज की अवस्था, बाल्यावस्था। और डर्टी एज की अवस्था, वो भी आपकी बाल्यावस्था। तो इन सब बातों का हमें भी ध्यान रखना है। और देखिए, एक बात और है कि ये जो बाल्यावस्था है वो जीवन का अनोखा काल है।
जीवन का अनोखा काल। लो साहब, एक क्वेश्चन आपको और तैयार हो गया। तो ये सारे ही क्वेश्चन, तो जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था बाल्यावस्था, निर्माण काल बाल्यावस्था। तो ये सारे पॉइंट आपके जो बनते हैं वो बाल्यावस्था को लेकर बनते हैं। अब देखिए बाल्यावस्था के बारे में और हम अगर जानें तो देखिए कुछ चीज़ों को और आप जान लीजिए बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था में और कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं, तो बाल्यावस्था का क्या जिक्र हम करते हैं। तो देखिए बाल्यावस्था के बारे में मैंने कुछ पॉइंट जो अभी आपको बताए कि पहला तो क्या कि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का। दूसरा जीवन का अनोखा काल। तीसरी विशेषता कल्पना शक्ति एवं अमूर्त, ये अमूर्त नहीं अमूर्त है, अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया आपका अमूर्त चिंतन। अमूर्त क्या होता है? मूर्त माने होता है जो वस्तु हमको दिखाई दे, और अमूर्त क्या होता है? जो हमको दिखाई ना दे, वो अमूर्त। तो बच्चा यहाँ पर जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है कि मतलब वो चीज़ हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसकी कल्पना कर लेता है कि हाँ ऐसा ही होता होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कल्पना शक्ति की चर्चा की हमने आपसे। कल्पना शक्ति उसकी शैशवावस्था से और स्ट्रांग होती है और अच्छी डेवलप होती है, तो वो अमूर्त चिंतन भी प्रारंभ कर देता है। इसलिए हमने क्या नाम दिया? अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल भी यही अवस्था है आपकी। अगली बात आती है, रॉस महोदय ने इसकी इस अवस्था के बारे में एक बात कही कि जो बाल्यावस्था जो होती है वो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। रॉस महोदय का कथन क्या? मिथ्या परिपक्वता का काल। क्यों कहा मिथ्या, क्यों कहा है? क्योंकि देखिए बालक क्या है इसमें कि अभी शैशवावस्था से तो निकल कर आया और बाल्यावस्था में प्रवेश किया। तो बच्चा अब छोटा तो रहा नहीं लेकिन बड़ा भी हुआ नहीं, मतलब वो एडल्ट है नहीं, और एडल्ट तो है नहीं और बच्चा वो रहा नहीं, बच्चा रहा नहीं एडल्ट हुआ नहीं। तो स्यूडो मिथ्या, मिथ्या परिपक्वता। बच्चा अपने आप को क्या मानता है कि हाँ मेरे को मैच्योरिटी आई। किस महीने में मैच्योरिटी आई है? बच्चे की अवस्था जो शैशवावस्था से तो उसमें मैच्योरिटी आई है, लेकिन बड़ों जैसी नहीं है। तो इसीलिए रॉस महोदय ने इस अवस्था को क्या कहा? मिथ्या परिपक्वता का काल कहा। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि जो माता पिता हैं इस अवस्था को उत्पाती अवस्था कहते हैं। बच्चा उद्यम ज़्यादा करता है ना, तो कहते हैं बड़ा नॉटी वाला बच्चा हो गया, ऐसा हमारा बहुत उद्यम करता है, कहना नहीं मानता, उद्यम करता है। और शिक्षकों ने से क्या कहा? एलिमेंट्री स्कूल एज कहा, जैसा मैंने आपको बताया। और जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे कुछ, उन्होंने ऐसे क्या कहा? गैंग स्टेज और स्मार्ट एज। ये जो ग्रो अवस्था है इसको हमने क्या नाम दिया? गैंग, गैंग स्टेज। और ये जो आपकी स्फूर्ति अवस्था इसको हमने स्मार्ट एज कहा। ठीक, तो ये शब्दावली पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बाल्यावस्था को टिक करना है। अगला आता है, अब यदि हमने ये जो पॉइंट आपके लिखे हैं तो आप इस पॉइंटों पर यदि आप जाएं तो देखिए अभी पॉइंटों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार रिवीजन कराते हुए मैं आपको बता दूं कि ये जो बाल्यावस्था है वो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था, इसमें क्योंकि बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था है तो उसमें 6 पॉइंट आप याद रखें। वो पॉइंट क्या क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट आता है कि स्थूल संक्रियात्मक अवस्था बाल्यावस्था। दूसरा निर्माण काल, क्योंकि जीवन की असफलता और सफलता का नींव का काल है, तो इसलिए उसे हमने वो नाम दिया। तीसरा आता है कि जीवन का अनोखा काल है, तीसरी अवस्था। चौथी हमने बात करें तो चौथी हमने से क्या कहा कि एलिमेंट्री स्कूल एज कहा। पांचवी बात यदि हम आपसे बात करें तो इसे हमने गैंग स्टेज कहा, और छठी बात हमने क्या कही? स्मार्ट एज कही। तो ये इसके अन्य नाम उपनाम यदि पेपर में पूछे कौन सी अवस्था है, इनमें से कोई एक नाम देगा और यह किस अवस्था की ओर संकेत कर रही है या किस अवस्था को दर्शाता है, तो ये बाल्यावस्था को दर्शा रहा है। 5-6 पॉइंट आपको याद रखिएगा। अगली बात, अब ये जो पॉइंट हैं आपके, ये इसकी विशेषताएं कि बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखिए पहली विशेषता शारीरिक व मानसिक स्थिरता। तो बाल्यावस्था की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या होती है? बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। अब कोई कहेगा ये तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही, कि भाई वाकई में समझने की बात तो नहीं समझ में आ रही है भाई, क्योंकि
स्थिरता कैसे आ जाएगी? क्योंकि विकास तो अनवरत जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है साहब। ये स्थिरता कैसे आ गई? बिल्कुल आ गई। कैसे? आप देखें, बच्चे का डेवलपमेंट कभी तेज होता है, कभी धीमा होता है। आपसे मैं चर्चा की थी। तो इस समय क्या है कि वो धीमा हो जाता है तो हमें लगता है कि स्थिर हो गया, बच्चा की लंबाई बढ़ ही नहीं रही है, बच्चा हमारा अभी कुछ सीख नहीं रहा है, ऐसा लगता है माता तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या कहा है, उस उम्र में शारीरिक व मानसिक स्थिरता आ जाती है। ये इस उम्र की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली आती है मानसिक योग्यता में वृद्धि। अब देखिए, ये दो चीज तो रुकी। देखिए, मानसिक डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा, लेकिन एबिलिटीज में वृद्धि हो रही है। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। मेंटल डेवलपमेंट स्थिर है, लेकिन मेंटल एबिलिटी की यदि हम बात करें, मानसिक योग्यता में वृद्धि कैसे हो रही है कि बच्चे को जो स्कूल में सिखाया जा रहा है, जो बच्चा घर पर पढ़ रहा है, मम्मी पापा जो उसको देख रहे हैं, तो उनमें क्या हो रही है, उन योग्यताओं में वृद्धि हो रही है। अब अगली बात आती है जिज्ञासा की प्रबलता। अब देखिए, अगर आपको याद हो कि शैशवावस्था में जो बच्चा प्रश्न कर रहा था, वो क्या करता था, क्या है। यहां पर उसका स्वरूप थोड़ा सा परिवर्तित हुआ, और वो क्या के स्थान पर किसने स्थान ले लिया, क्यों ने। तो ये क्या की जगह पर क्यों है और कैसे हुआ। जैसे मान के चलो, बादल, मम्मी के साथ बच्चा बैठा है और पानी बरसने लगा। मम्मी, ये पानी कहाँ से बरस रहा है? अब मुझे पूछा कि मम्मी ये क्या है, मम्मी ने कहा कि वर्षा है। लेकिन अब प्रश्न क्या हो गया, मम्मी ये ऊपर से पानी कैसे गिरता है, ये बूंदों के रूप में क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो बच्चे का प्रश्न का जो अब तरीका है वो क्यों, मतलब क्या से परिवर्तित हो गया, और क्या से क्या आ गया, क्यों और कैसे। अगली बात आती है वास्तविक जगत से संबंध। अब चूंकि बच्चा संसार में हर चीज को देख रहा है, तो अब वो हर चीज से जुड़ता जा रहा है, अब वो हर चीज को समझ रहा है। अब समझ रहा है तो उसका वास्तविक जगत से संबंध जुड़ रहा है। तो वो अगली विशेषता क्या आई, वास्तविक जगत से संबंध। तो अब स्ट्रैंग महोदय ने यहाँ पर एक बात कही कि बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है। भाई, उसको तो ये आगरा ही या बहुत बड़ा लगेगा, जिस जिले का वो निवासी, उसे लगेगा भाई ये जिला तो बहुत बड़ा है। लेकिन अब उसे क्या पता कि ये तो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा एक जिला है। इसके ऐसे तो 75 जिले हैं यूपी में, फिर राज्य, फिर उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, फिर अपना पूरा भारत देश। तो वो लगता, अरे ये तो बड़ा विशाल संसार है भाई। तो वो क्या है, स्ट्रैंग महोदय ने वही बात कही कि बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्द से जल्द जानकारी हासिल करना चाहता है। और हमें क्या करना है, उसकी इस विशेषता को कैच करना है। एज ए बीइंग गुड टीचर हमें क्या करना है कि उसकी इस विशेषता को समझकर हमें उसको बातों ही बातों में धीमे धीमे जोड़ते जाइए। अब देखो, उसको एक तरीका है। हमने क्या करना है, पहले बड़े से नहीं, पहले छोटे से शुरुआत करो। मान लो बच्चा, हम मान लो किसी गांव में ही पढ़ा रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है हम बच्चे से पूछें, बेटा आपका गांव का नाम क्या है। गांव जाहिर सी बात है किसी ब्लॉक में आता होगा, तो ब्लॉक का नाम क्या है। उसके बाद हमने पूछा, बेटा ब्लॉक के बाद आपका जनपद क्या है। जनपद से फिर हमने उससे पूछ लिया कि बेटा आपका मंडल क्या है। अब देखिए, मंडल के बाद फिर हमने आपसे पूछ लिया कि साहब ये आपका राज्य कौन सा है। अब देखिए, हम कहाँ से चले थे, गांव से चले थे। गांव से ब्लॉक पर आए, ब्लॉक से जनपद, जिला पूछ लिया। कुछ लोग ना समझ पा रहे हों तो जिला, जनपद, मंडल पूछ लिया, कमिश्नरी। उसके बाद हमने आपसे राज्य पूछ लिया। अब फिर हम अपने राज्य के बारे में ही, तो पहले तो बहुत सारी बातें हैं भाई। अब देखिए, किसी भी जिले में ब्लॉक की संख्या आपके 5, 6, 7, 15, 14 भी हो सकती है। तो ब्लॉक, फिर ब्लॉक के बाद जिला, जिले के बाद मंडल, मंडल के बाद आपके राज्य। अब आप ऐसे ही इसको कहाँ तक चले गए, आप बढ़ाते हुए चले गए। अब बच्चा यदि इस लेवल पर, इस अवस्था तक यदि वो इतना भी जान रहा है कि हाँ ये कुछ चीज़ें हैं, तो बच्चा फिर आगे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने उसे क्या कर दिया, बेसिक ज्ञान दे दिया। तो हमारी बात वही कि इसमें हमने क्या किया, वास्तविक जगत से संबंध की बात आती है। तो ये स्ट्रैंग महोदय की बात को आप याद रखिएगा। और वो क्या करना चाहता है, जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अगली विशेषता की हम चर्चा करें तो अगली विशेषता आती है वैचारिक क्रिया अवस्था, या इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। मूर्त का मतलब फिर वही आपका मूर्त, जिसे हम देखकर
चर्चा करें, चिंतन करें, उसे मूर्त चिंतन कहते हैं। और जो चीज़ हमारे सामने ना हो फिर भी हम चिंतन करें, उसे अमूर्त चिंतन कहते हैं। तो वैचारिक क्रिया अवस्था और मूर्त चिंतन की अवस्था भी इसे कहा जाता है। अच्छा, ये जो शब्द है आपका ये गलत लिखा है, वो टाइपिंग गलत हो गई है। ये प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था और सामाजिकता विकसित होती है। ये जो शब्द है आपका प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था है, प्रतिद्वंदात्मक द्वंदात्मक समाजीकरण की बात आती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप जान लीजिएगा। तो देखिए ये भी कुछ बातें हैं। और अगली विशेषता आती है रचनात्मक कार्यों में आनंद। बच्चा इस उम्र का जो बालक होता है वह रचनात्मक कार्यों में आनंद लेता है। और रचनात्मक कार्यों में कैसे? जैसे इस उम्र का बालक हो सकता है कि बागवानी में इंटरेस्ट ले ले, पेड़ पौधे लगाए, तालाब को ध्यान से देखे। एक छोटी सी घटना हम सब लोग करते हैं कि तालाब में कंकड़ मारते हैं, और कंकड़ जब मारते हैं तो उसमें हमें लगता है कि ये लहरें उठ रही हैं या ये जो पानी आगे बढ़ रहा है। हकीकत में होता क्या है, अगर उसको आप विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो तरंग वेव्स उठ रही होती हैं। तो बच्चे ने तो क्या किया था कि उसमें कंकड़ मारा था, तो वो क्या कर रहा है, रचनात्मक कार्यों से आनंद आ रहा है। लेकिन देखिए उससे क्या हो रहा है, उसको प्रत्यक्षीकरण की घटना यहाँ पर हो रही है। एक मानसिक योग्यता में एक टॉपिक आता है प्रत्यक्षीकरण। वहाँ पर बच्चा प्रत्यक्ष देख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बच्चे ने बीज जमीन के अंदर डाला था, उसमें उसने पानी लगाया, और देखिए कुछ दिनों के बाद उसमें से क्या हुआ कि पौधा अंकुरित हुआ। तो उसके दिमाग में कुछ बेसिक बातें आ रही हैं कि अच्छा मतलब बीज जब हम ज़मीन में डालेंगे, पानी देंगे, तो फिर ये पौधा इसमें से इतना बड़ा पौधा बन जाता है, ऐसे सारे पेड़ पौधे बने होंगे। तो उसको क्या हो रहा है, वास्तविक जगत से भी ज्ञान उसका बढ़ रहा है। और हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य कहीं ना कहीं पर यही है। तो जो रचनात्मक कार्य में बच्चा आनंद लेता है इस उम्र का, तो हम इसका शिक्षा के स्वरूप में इस बात को ध्यान रखेंगे, उसको हमें सिखाने में सहायता मिलेगी। अगली बात आती है सामाजिक गुणों का विकास। बच्चा वहाँ पर शैशवावस्था में कुछ सामाजिक गुणों की भावना का हमने विकास किया था, यहाँ बच्चे में स्वयं हो रहा है। देखिए अंतरों को भी आप समझ से चलिएगा। यहाँ पर क्या सी सामाजिक गुण कौन कौन से? बच्चा सहयोग, आपस में सहयोग करना, सहनशीलता भी का विकास होता है। अगली बात सद्भावना और आज्ञाकारिता। टीचर ने कोई काम बताया, किसी मैडम ने कोई काम बताया, मम्मी पापा ने कोई काम बताया, तो आज्ञाकारिता की भावना विकसित होती है। पानी ले आओ बेटा, बेटा अंकल को पानी दो, कोई घर में मेहमान आया, या हमने कहा कि बेटा उनके पैर छुओ। तो हमें ये सब चीज़ कहाँ देखने को मिल रही हैं? तो ये जो विकास यदि हम करवा पा रहे हैं, तो ये इस अवस्था की विशेषता है कि सामाजिकता की भावना का विकास बच्चे का हो रहा है। तो ज़रा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए अगली विशेषता, 7वें नंबर की विशेषता है नैतिक गुणों का विकास। नैतिक गुण कौन से होते हैं? जो बच्चे के अंदर अच्छी आदतें, नैतिक, जैसे हम कहते हैं कि भाई नैतिकता का गुण तो होना ही चाहिए। अब नैतिकता के गुणों में न्यायपूर्ण व्यवहार, तो उसे हम क्या कहते हैं, नैतिकता की परिधि में रखते हैं। यदि हम किसी के साथ भी न्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं तो वो हमारे नैतिकता की भावना को दर्शा रहा है। अगली बात ईमानदारी। अब देखिए कई बार क्या होता है, आप दुकान पे सामान लेने गए और दुकानदार ने आपको सामान दिया, आपने 100 रुपये का नोट दिया, और गलती से, अब पता नहीं दुकानदार के मन में पता नहीं क्या था, या तो हमारी परीक्षा ले रहा था या वो खुद अस्त व्यस्त था, उसने हमें 100 रुपये भी वापस कर दिए, प्लस उसने हमें 70 रुपये और वापस कर दिए, क्योंकि सामान हमारा 30 रुपये का था। अब ये उस व्यक्ति की ईमानदारी है कि वो उस दुकानदार को पैसे वापस करे कि अंकल आप मुझे रुपये ज़्यादा दे गए, मैंने तो आपको 100 का नोट दिया था, अंकल ये मुझे आपने सामान भी दे दिया और पैसे भी ज़्यादा वापस कर रहे हैं। तो ये बच्चे की क्या दिखाएगा, नैतिक गुण को दिखाएगा, उसकी ईमानदारी की बात को दिखाएगा। और इसी से हमारा क्या होता है, सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होता है। सामाजिक मूल्य क्या होते हैं? जो समाज के अंदर रहकर जिन मूल्यों की भावना को विकसित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास भी करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि उससे क्या है, ये इस अवस्था, क्योंकि ये क्या है, निर्माण काल है। जैसा बच्चे को हम निर्माण कर देंगे इस उम्र में, वैसा ही वो आगे भी चलेगा। मैंने पहले आपको इस अवस्था के बारे में लिखाया था, निर्माण काल, बच्चे की सफलता और असफलता डिपेंड करेगी इस उम्र में दिए गए संस्कारों पर। और हमें देखिए घर पर जो संस्कार दे रहे हैं वो तो माता पिता दे रहे हैं, लेकिन हमारे विद्यालय का भी माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का
सर्वांगीण विकास हो सके। तो हम जो उसमें संस्कार देना चाह रहे हैं, जो नैतिकता से भी ओतप्रोत हों, सामाजिकता से भी ओतप्रोत हों, बच्चे का शारीरिक विकास, खेल खेल में भी शिक्षा से शारीरिक विकास भी होगा, उसमें सहयोग की भावना भी आएगी, समर्पण की भावना भी आएगी, त्याग की भावना भी आएगी। तो वो इन सब बातों को भी हमें ध्यान में रखते हुए अगर हमें विशेषताएं पता होंगी तो हम बच्चे को शिक्षा उसी हिसाब से देने में समर्थ भी होंगे। अगली विशेषता आती है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। तो देखिए थोड़ी सी जो मिस्टेक है आप देख रहे हैं, तो इसको आप ध्यान न दीजिएगा। व्यक्तित्व का विकास की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है सब। तो एक्सट्रोवर्ट कैसे, शैशवावस्था में आपने देखा होगा वहां पर क्या था, आत्म प्रेम था, स्वयं अपने तक ही सीमित रहना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे का बहिर्मुखी विकास हो रहा है। क्योंकि बहिर्मुखी क्यों, क्योंकि वह समाज में अन्य लोगों से भी जुड़ रहा है, अन्य लोगों से भी बातचीत कर रहा है। तो वो क्या हो रहा है, उसका एक्सट्रोवर्ट डेवलपमेंट भी है, उसका बहिर्मुखी व्यक्तित्व को भी दर्शा रहा है। तो वो लोगों से जब जुड़ेगा तो अपने दिल की बात को वहाँ भी कहेगा, वो औरों को भी देख रहा है, उनसे भी कुछ सीखेगा। तो ऐसे व्यक्ति फिर बहिर्मुखी व्यक्तित्व की ओर भी आपकी अवस्था से गुजर रहे होते हैं। अगला आता है संवेगों का दमन व प्रदर्शन। दमन माने रोकना, जो संवेग हमारे हमको नुकसान पहुंचा देंगे, जैसे क्रोध करना, ईर्ष्या करना, ये हमारे संवेग वो हैं जो हमें पतन की ओर लेके जाएंगे। जैसे कहते भी हैं, कोई आगे बढ़ रहा है और कोई व्यक्ति से अगर हम जल रहे हैं तो वो हमारी ईर्ष्या को दर्शा रहा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उससे हम यदि कुछ सीख रहे हैं, तो वो हमको प्रेरणा दे रहा है। तो अगर हम प्रेरणा लेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और हमारा उद्देश्य क्या है, आगे बढ़ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने संवेगों का दमन करना पड़ेगा। जो हमको गर्त में ले जा रहे हैं उनको तो दमन करेंगे, और जो हमें ऊंचाई पर ले जाएं, जो हमें आगे हमारे बढ़ने में सहायक सिद्ध होंगे, उनका हमें क्या करना पड़ेगा, प्रदर्शन। इस उम्र के बच्चों में एक प्रवृत्ति देखने को और मिलती है, वो होती है संग्रह करने की प्रवृत्ति। संग्रह करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। जैसे इस उम्र के बच्चों में आप देखिए, कंचे, कांच की गोलियां इकट्ठे करना, डाक टिकट इकट्ठी करना। कहीं वो किसी मोनूमेंट में घूमने गए, उसने कुछ टिकटें दी, इकट्ठी कर ली। बच्चे ने रेल में सफ़र किया, पापा टिकट मुझे चाहिए, वो टिकट रेल की रख ली। कुछ बच्चों को, तो हमने क्या करना है, ये इस अवस्था का भी हम यूज करेंगे, इस विशेषता का हम प्रयोग करेंगे शिक्षा के स्वरूप में। क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, संग्रह करने की प्रवृत्ति है, उसे हमें चेंज करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है बस। तो वो हमारा शिक्षा का उद्देश्य की पूर्ति करेगा। अगली आती है निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। निरुद्देश्य मतलब बिना उद्देश्य के घूमना, कि कोई उद्देश्य नहीं है। आपने पूछा क्यों, कि वो मेरा दोस्त वहाँ पे खड़ा था तो मैं भी खड़ा हो गया। तो बिना उद्देश्य के बच्चा घूमेगा, ये हमें पता होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होगा कि बच्चा क्लास में से भाग जाएगा, इंटरवल में भाग गया, पिक्चर देखने चला गया, या दोस्तों के साथ खेलने चला गया, कई बार ऐसा भी होगा। तो हमें इस अवस्था का यदि ज्ञान है तो हमें उसका भी ध्यान रखते हुए शिक्षा में उसको हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो अभी उससे जाने से पहले एक बर्ट महोदय ने यहाँ पर एक बात कही कि लगभग 9 वर्ष के बालकों में आवारा घूमने, आवारा बिना उद्देश्य के, आपके बिना किसी मतलब के, उसे आवारापन कहते हैं। दूसरी बात, बिना छुट्टी लिए, स्कूल से बिना बताए बंक मार गए, बैग उठाया चल दिए, विद्यालय से भागने, और आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने। आलस्यपूर्ण जीवन कैसा, घर पे गए, सो गए, सुबह देर से उठ रहे हैं, काम अपना समय पे नहीं कर रहे। तो ये सब क्या है, आलस्यपूर्ण जीवन जब आप जिएंगे तो उससे कुछ नुकसान होंगे। तो हमें उस बात का भी प्रयोग करते हुए आगे बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो जीवन व्यतीत करने की आदतें बच्चे में हमें देखने को मिलेंगी, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो ये कथन किसका है, बर्ट महोदय का, इसको आप याद रखिएगा। अगली बात आती है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। बच्चा, जैसे अभी हमने इसमें नाम दिया था गैंग स्टेज, इसी का एक परिणाम है सामूहिक प्रवृत्ति। समूह में बच्चों को ज़्यादा रहना पसंद होता है। तो ये प्रवृत्ति हमें इस अवस्था में देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। अगली बात आती है सामूहिक खेलों में रुचि। अब सामूहिक खेल जिसमें ग्रुप में खेल होंगे, क्योंकि बच्चा क्या है, अब विद्यालय में आ गया, समाज के लघु रूप में आ गया, तो बच्चा कोई भी एक्टिविटी जो करेगा वो अकेले में नहीं, वो उसे समूह में करेगा। तो इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, समूह, सामूहिक खेलों में रुचि की नाम कही। अब देखिए जहाँ पर एक स्ट्रैंग महोदय ने एक ऐसी बात कही कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो। अब इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि 10 वर्ष का बालक
वो आपका कबड्डी भी खेल रहा होगा, वो क्रिकेट भी खेलना चाहेगा, वो बैडमिंटन भी खेलना चाहेगा, बस खेलने का मौका मिले, हाँ मेरे को ये भी खेल लूँगा, महिला में ये भी खेल लूँगा, हॉकी भी खेलेगा, फुटबॉल भी खेलेगा, कबड्डी भी खेलेगा, गिल्ली डंडा भी खेल रहा होगा और खो खो भी खेल रहा होगा। तो आप सोचिए कि बच्चा हर गेम को खेलना चाहता है। इसीलिए स्ट्रैंग महोदय का यहाँ पर जो कथन है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। फिर वही बात, 6 वर्ष से लेकर 10-12 वर्ष की अवस्था का काल, बाल्यावस्था की हमने चर्चा की, और यहाँ पर कितने बात आ गई, 10 वर्ष के बालक तक की बात आ गई। तो ऐसा कोई खेल होगा जिसे बच्चा ना खेलता हो, वो क्रिकेट भी खेलेगा, वो फुटबॉल भी, बैडमिंटन भी, हॉकी भी वो खेलना पसंद करेगा। तो हमें इस प्रवृत्ति का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ बच्चे में ये ऐसा होता है, ये उसकी एक विशेषता है। अगली बात आती है रुचियों में परिवर्तन। रुचि क्या होती है? परिवर्तनशील होती हैं। आज हमें कुछ अच्छा लग रहा है, कल हमें कुछ और अच्छा लगेगा, पता पड़ी परसों हमने कोई और मांग कर दी, क्योंकि हमारे क्या रुचियों में परिवर्तन होता है। तो ये समय समय पर परिवर्तनशील है। तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि अब जैसे बचपन में बच्चे बैंगन की सब्जी या लौकी की सब्जी, तोरे की सब्जी नहीं खाना पसंद करते, लेकिन थोड़ा समय गुजरने दीजिए, बच्चा फिर वो खाता है। तो ऐसा नहीं है कि रुचि परिवर्तन नहीं होता। फिर आज उससे पूछो क्या बनोगे, डॉक्टर बनूंगा। कल पूछा आपने, 2 महीने बाद पूछा क्या बनोगे, कि नहीं अब मेरी इच्छा बनने की ये है। तो बच्चे में क्या हो रहा है, रुचियों में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। तो ये भी एक विशेषता का पार्ट है, रुचियों में परिवर्तन। तो यहाँ पर कोल एवं ब्रूस ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो बाल्यावस्था की एक जो अपूर्व विशेषता है, विशेषता क्या है, वो ये है कि मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मानसिक रुचियों में परिवर्तन से मतलब क्या है, बच्चे में जैसे मैंने आपको बताया कि मानसिक योग्यताओं में जो चीज़ें आती हैं वो आती है, प्रत्यक्षीकरण है, आपका तर्क आता है। तो वो उन सब में हमें क्या मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उसे हमने नाम दिया रुचियों में परिवर्तन। एक ये जो आपकी 14 विशेषताएं, जिसके जो बाल्यावस्था की विशेषताएं कहलाती हैं। अब इसी के आधार पर हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, कि बच्चे को हम जो हमारी शिक्षा है उसको हम जोड़ें, प्लस उसका जो विकास है, उसका जो सर्वांगीण विकास हमारा करना उद्देश्य है, वो भी उसका बच्चे का डेवलपमेंट हो। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर हम बात की शुरुआत करते हैं ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन के एक कथन के अनुसार। उन्होंने क्या कहा कि बाल्यावस्था वह समय है, कौन सा समय है, जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण और मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। क्योंकि 12 वर्ष तक बच्चे का डेवलपमेंट लगभग हो चुका होता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 16 वर्ष की आयु तक हमारी बुद्धि का निर्माण हो चुका होता है। अब बच्चा कहाँ तक आ गया, 12 वर्ष तक। तो सोचिए कि 12 वर्ष की आयु तक बच्चे का जो लगभग जो डेवलपमेंट है वो लगभग हो चुका होता है। तो जो उसमें हम मूल्य डेवलप करने में सफल हो गए, जो हम आदर्शों को डेवलप करने में सफल हो गए, जो हम आधारभूत दृष्टिकोण डेवलप करने में सफल हो गए। अब जैसे कोई प्रश्न पूछ सकता है, सर ये आधारभूत दृष्टिकोण क्या होते हैं? तो देखिए आधारभूत दृष्टिकोण क्या है हमारे, कि अपने कार्य के प्रति समर्पित रहना। हम जो भी हमें कार्य मिला है उसके प्रति हमारी पूर्ण ईमानदारी हो। जैसे हम इस समय छात्र जीवन में हैं, तो छात्र जीवन की जो विशेषताएं हैं उनमें ही अगर हम रहेंगे तो हमारा डेवलपमेंट अच्छा होगा। काग चेष्टा वको ध्यानम, तो स्वान निद्रा, तो ये सारी विशेषताएं यदि हमारे जीवन में उस वक्त मौजूद हैं तो हम जाहिर सी बात है कि जो छात्र कर्तव्य है, कम सोना, कम खाना और अपने पढ़ाई के प्रति समर्पित रहना, कि हमें केवल उन्हीं चीज़ों में हम खोए रहें, तो वो हमारा जीवन सफलता की ओर लेके जाएगा। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो हमारा क्या है, आधारभूत दृष्टिकोण, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी, अच्छे गुण, नैतिकता का समावेश, सामाजिकता की भावना, ये सब हमारे क्या होते हैं, आधारभूत दृष्टिकोण की कैटेगरी में रखे गए हैं। उसके बाद मूल्य, मूल्य क्या होते हैं, जो हमें हमारे चरित्र का निर्माण करने में सहायक सिद्ध होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मूल्य। उसके बाद आपके आदर्शों का बहुत सीमात्मक निर्माण, तो सादा जीवन, उच्च विचार। अगर किसी का आदर्श ये है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे का विकास बहुत अच्छा होगा और वो देश के लिए भी समर्पित होगा और समाज के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। अगली बात आती है भाषा के ज्ञान पर बल। तो इस उम्र का बालक भाषा के जितना शब्द, वर्ड मीनिंग, जितना शब्दकोश का संग्रह कर लेगा वो ही उसको आजीवन याद रहेंगे।
तो हमें क्या करना है एज ए बीइंग ए गुड टीचर कि हमें उसके शब्दकोश को इतना मजबूत करना है कि यदि उसे हम कहें कि भाई ज़्यादा नहीं, केवल आप 5 शब्द डेली याद कर लें, 5 वर्ड मीनिंग डेली याद कर लें, 5 आप नए शब्दों को जानें, नए शब्दों को सीखें, आपस में बोलें, तो हमारा क्या होगा, भाषा के ज्ञान पर बल मिलेगा, बच्चा सीखेगा और फॉर एवर उसके आजीवन ज़िंदगी भर काम करेंगे। तो स्ट्रैंग महोदय ने एक अच्छी बात कही कि इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है। बालक नए नए शब्द बोलना चाहता है, नई नई बातें बोलना चाहता है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, रोचक विषय सामग्री बच्चों के समक्ष जब भी आप पढ़ने जाएं, आप उसको पढ़ाने जाएं, शिक्षण कार्य करने जाते हैं आप, तो अपने शिक्षण की शुरुआत रोजाना एक ही परिपाटी से ना करें। कभी अपनी प्रस्तावना को किसी कहानी के माध्यम से निकालें, कभी किसी रोचक एक्टिविटी के माध्यम से निकालें, कभी किसी टीचिंग एड मटेरियल के माध्यम से कभी अपनी प्रस्तावना को आप निकालें, या कभी बच्चों से ही कुछ ऐसी बातें ऐसी करवाएं कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें और बच्चे उससे जुड़ जाएं, उससे प्रस्तावना को निकालें। तो फिर आप देखिए, आपकी क्लास में यदि 6 दिन आपकी क्लास लग रही है सप्ताह में, और आपका यदि नया नयापन होगा, तो बच्चे कहेंगे कि देखो आज जाना सर क्या नई चीज़ लेकर आएंगे। तो बच्चों में उत्सुकता बनी रहेगी, और यदि ये उत्सुकता बनी रही तो बच्चों में शिक्षण के प्रति भी बड़ा उत्साह पैदा होगा और बच्चा सीखने की अवस्था में बहुत जल्दी आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर हम आगे चलें आगे। अगला आता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमको लगभग हर दिन अपनी पाठ्य विषय व शिक्षण विधि में परिवर्तन करते रहना चाहिए। तभी बच्चों में क्या बना रहेगा, बच्चा जिज्ञासु भी बनेगा और बच्चा रुचि भी लेगा। और देखिए, हम अपनी शिक्षा का उद्देश्य जब बच्चे में रुचि पैदा करना और उसे जिज्ञासु बनाने की प्रवृत्ति जिस दिन हम बना लेंगे, तो आप समझ लो आपका शिक्षण सफल हो गया। क्योंकि एक समय ऐसा ना चाहिए कि बच्चा खुद पढ़े, बच्चा खुद आपसे प्रश्न पूछे। तो आप सोचिए कि बच्चे का विकास हो रहा है और हम अपने उस उद्देश्य पे सफल हो रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य था कि बच्चे का विकास करना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, बच्चे के अंदर जो हम देना चाहते हैं वो हम उसके में विकसित कर रहे हैं। तो वो हमारा इस विधि से पैदा हो सकता है। अगली बात जो आती है, जिज्ञासा की संतुष्टि। बच्चे का प्रश्न का स्तर अब बढ़ गया। शैशवावस्था में प्रश्न का स्तर था क्या, और इस अवस्था में बच्चे का जो प्रश्नों का उत्तर आया, जिज्ञासा का जो स्तर आया, वो क्यों और कैसे में परिवर्तित हो गया। अब जाहिर सी बात है कि हमको जो बच्चे को समझाना पड़ेगा, उसकी जो जिज्ञासा की संतुष्टि करनी पड़ेगी, वो तार्किक ढंग से करनी पड़ेगी कि बच्चा उसको यदि कभी देखना भी चाहे विद प्रैक्टिकल, तो वो उसे वैसा ही मिलना चाहिए। तो हमें क्या करना है, बच्चे की जिज्ञासा को संतुष्ट भी करना है। अगली विशेषता आती है सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि। गैंग स्टेज हमने नाम दिया था। तो गैंग स्टेज में क्या है कि हम स्कूल में जो भी गतिविधि कराएं वो बच्चों को समूह में देंगे, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे। और लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी आप बच्चों को समूह में कार्य दें, तो बच्चों को समूह में कार्य देते समय आपको उनमें कार्य का डिवीजन भी ऐसा करें कि सबको समान कार्य मिले। कहीं बच्चों में ये हीन भावना ना आ जाए कि वो सर का चहेता है तो सर ने उसे ये काम दिया, अब चूंकि सर तो हमें चाहते ही नहीं है तो इसलिए उनको ऐसा काम दे दिया। तो ऐसा नहीं, आपको सबको समान कार्य का बंटवारा करें। और बच्चों को जो उनकी एक विशेषता है कि समूह में प्रवृत्ति, सामूहिक खेलों में रुचि भी आएगी और समूह में रहने की प्रवृत्ति जो आएगी, अगर आपने उसको जोड़ दिया तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। और बच्चे के साथ हम एक काम और कर सकते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं को जोड़ दीजिए। आप सहगामी क्रियाएं जोड़ देंगे तो बच्चे का स्वयं का विकास भी होगा। बच्चे की जो एक्टिविटी उसे आती होगी वो उसे खुद कहेगा सर मुझे ये आता, सर मैं ये करके दिखाऊं। तो हमें ये भी भावना का विकास करना चाहिए। अगर आपको याद हो तो पहले शनिवार को बाल सभा का आयोजन हुआ करता था, ये उसी का एक पार्ट था। समूह में होता क्या है, देखिए हमें भी कभी कभी जोश आता है, यदि हमारा कोई संग साथ का लड़का बोल रहा है और हम चुपचाप बैठे हुए हैं, तो लगता है कि यार हमें भी बोलना चाहिए, हम भी बोल सकते हैं। जब ये बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। और जिस दिन ये बच्चे में भावना आ गई जब ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो आप समझ लो आपका शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो गया। और यही हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। अगली बात आती है रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। आपसे मैंने कहा था कि बच्चे रचनात्मक कार्यों में रुचि लेते हैं, तो हमें क्या करना है,
रचनात्मक कार्य बच्चों से कैसे कराने हैं? रचनात्मक कार्य ऐसे जो बच्चों के काम में आए और हमारा शिक्षा का उद्देश्य भी पूरा हो। तो देखिए, पहले एक विषय चलता था पुस्तक कला। पुस्तक कला में क्या था? किताब की जिल्द बांधना, लेही बनाना और किताब पर कवर चढ़ाना, और ये सारी बातें आपकी होती थी। अब बच्चा जैसे डाक टिकट का संग्रह कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि बच्चा टिकटों को संग्रह करता है, कांच की गोलियों को संग्रह करता है, खेल खिलौनों का लड़कियां संग्रह करती हैं। तो अब हमें इस प्रवृत्ति को थोड़ा सा बस मोल्ड करना है, और जहां हम मोल्ड करने में अगर सफल हो गए तो बच्चे के विकास करने में भी सफल हो जाएंगे। कैसे? अखबार में बहुत सी जानकारियां आती हैं, तो जब जानकारी आती हैं तो उनसे कहो बच्चों से कि बड़ा अखबार जब आप पढ़ते हैं तो उसकी कटिंग करके उसे एक फाइल में लगा लें और उन बातों को आप याद कर लें। तो देखिए, हमने क्या किया, जब भी हम उससे एक बात और कहें, बेटा यदि आप कहीं मोनूमेंट देखने जा रहे हैं, जैसे मान लो हमारे आगरा में ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मोनूमेंट है, जैसे आगरा का ताजमहल है, आगरा का लाल किला है, फतेहपुर सीकरी है, कि बेटा फ़ोटो खींच कर लाइए और उसको अपनी फाइल में मेंटेन कीजिए, और उसके संबंधित बातों को फिर आप लिखिए कि ताजमहल किसने बनवाया, कैसा बना है, कहाँ बना है, क्यों बनाया गया, क्या विशेषता है। तो फिर आप देखिए कि बच्चा खुद ऑटोमेटिक जब भी वो कहीं जाएगा, अब उसमें ये प्रवृत्ति डेवलप हो गई, भविष्य में भी यदि वो कहीं जाएगा तो वो उन बातों को लिख रहा होगा, एक फ़ोटो खींच रहा होगा और एक फाइल को मेंटेन कर रहा होगा। तो हमने क्या किया, उसकी इस रचनात्मक जो कार्यों की जो प्रवृत्ति थी, हमने उसे कहाँ जोड़ दिया? शिक्षा से जोड़ दिया। तो हमारा क्या हो गया? शिक्षा का उद्देश्य हमारा पूरा हो गया, और ये हमारा उद्देश्य है भाई। अगली बात आती है पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं की व्यवस्था। पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाएं क्या होती हैं? जो हमारे पाठ्यक्रम के साथ साथ आयोजित की जाती हैं। जैसे क्लास चल रही है, ये एक आपका एक सिलेबस आपका पूरा हो रहा है, लेकिन हम जब करिकुलम की बात करते हैं तो करिकुलम में पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाएं भी आती हैं। अब सेगामी पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं में क्या आता है? खेलकूद, स्काउटिंग, पर्यटन, एनएसएस, एनसीसी, ये सारी बातें आपकी पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं में आती हैं। तो हमें इन चीज़ों का भी समावेश करना चाहिए। और हमारे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, स्पोर्ट्स भी हमारे इसी में आते हैं। तो देखिए, खेलकूद या सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या करते हैं? बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, बच्चे का सर्वांगीण विकास करते हैं, और ये हमारे शिक्षा का उद्देश्य है। और यदि हम इन सब चीज़ों को करने में सफल हो जाएं, जैसे देखिए, क्यों बच्चों को स्कूल वाले टूर पर ले जाते हैं, कहीं घुमाने के लिए लेके जाते हैं? क्यों? इसके पीछे केवल एक ये लॉजिक ये है, क्योंकि बच्चे में क्या है, पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं में वो भाग लेना चाहता है, अपने खेल में प्रदर्शन करना चाहता है कि हाँ मुझे खेलना आता है, मैं ऐसे खेल सकता हूँ। बच्चे में कोई एक्टिविटी कोई आती है तो स्टेज पर जाकर जब वो उसे बोलता है और जब लोग तारीफ करते हैं तो वो बच्चा और आगे बढ़ता है। कुछ कमी है तो उसको दूर करा के उसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बच्चे को कभी नेगेटिव अप्रोच मत दीजिए, बच्चे को बहुत ही पॉजिटिव वे में समझाते हुए, उसको और अच्छा निखारने के कहते हुए, तो उसी हिसाब से आप अगर कहते हैं तो आप सोचिए बच्चा आगे बढ़ जाएगा। और यदि हमने उसे डांट दिया, डपट दिया, तो बच्चा डर जाएगा, सहम जाएगा, तो बच्चा उससे उतना ही दूर भग जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं की बात कही, वही पर्यटन और स्काउटिंग की व्यवस्था की बात कही, वो इसी का एक हिस्सा है। वही जो बात आपसे मैं कह रहा हूँ, ये अगली जो विशेषता है हमारी, उसी से संबंधित है। अगला पॉइंट आता है आपका संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। अब बच्चा क्या कर रहा था? इकट्ठा कर रहा था। जैसे अभी आपको बताया कि जो उसने कांच की गोलियां या खिलौने, गुड़िया जो इकट्ठा कर रहा था, उसमें हमें क्या करना चाहिए? उसको प्रोत्साहन दीजिए और उससे कहिए कि जो आपके शिक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है, उन चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है? कोई कोटेशन अच्छी लिखिए, उसे लिख लाओ, उसे लिखो, कोशिश करिए अपनी फाइल में लगा लीजिए आप। अखबार में कोई बात अच्छी निकली है, कोई जी के संबंधित निकली है, या जिसका आपको इंटरेस्ट है। बच्चों की रुचियां अलग अलग होती हैं, क्योंकि हर बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता होती है और हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग फील्ड में होता है। तो अलग अलग फील्ड के बच्चे अपने इच्छा रुचि के अनुसार यदि फाइलों को मेंटेन करते हैं, अपने संचय करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगली बात आती है संवेगों के प्रदर्शन के अवसर हम दें। तो देखिए, यहाँ पर एक कथन आया है, कोल एम ब्रूस ने एक बात कही कि जो बाल्यावस्था है, तो बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना है बाल्यावस्था को। तो कोल एवं ब्रूस का एक कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है। संवेगात्मक
क्यों कहा गया संवेगात्मक विकास के लिए अनोखा काल क्यों कहा गया? क्योंकि संवेग हमारे मूल प्रवृत्तियों से आप जुड़े होते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बता रखा है कि संवेग और मूल प्रवृत्ति संग संग रहती हैं, संग साथ अटैच है। तो हमें क्या करना है, उसमें से कुछ जो मूल प्रवृत्तियों का हमें दमन भी करना है और कुछ को हमें क्या करना है, प्रोत्साहन देना है। तो उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए हमने से क्या कहा, अनोखा काल कहा, शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण काल कहा। अगली बात आती है कि सामाजिक गुणों का विकास। अब सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए, अब सामाजिक गुणों के विकास में तो देखिए ये यहाँ पर ये किर्कपैट्रिक नहीं है, थोड़ा सा आप इसको किलपैट्रिक कर लीजिएगा। ये शब्द जो है आपका किलपैट्रिक है। किलपैट्रिक महोदय ने एक बात कही यहाँ पर कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल माना जाता है। प्रतिद्वंदात्मक क्यों कहा गया? क्योंकि बच्चे में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव की भावना होती है। मतलब आपस में प्रतियोगिता की भावना होती है। तो हमें क्या करना है कि देखो वो कितना अच्छा बच्चा है, उसमें वो कितनी सामाजिकता है, वो बच्चा एक बार में कहना मान लेता है, वो कितना अच्छा बच्चा है। तो यदि उससे हम ऐसी बातें करके बात करते हैं तो उसमें हम समाजीकरण को डेवलप करने में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। और हमें इसके लिए एक काम करना पड़ेगा कि विद्यालय में ऐसी क्रियाएं जिनसे बालक में क्या क्या चीज़ डेवलप हो, जो सामाजिकरण को डेवलप करेंगी। सबसे पहला और महत्वपूर्ण है अनुशासन। यदि हम स्वयं अनुशासन में हैं, देखिए इसकी शुरुआत टीचर से ही होती है, क्योंकि बच्चे किसको अपना आदर्श मानते हैं? टीचर को। अब टीचर ही लेट लतीफ़ है, टीचर का पहनावा ही अगर ठीक नहीं है तो बच्चा क्या करता है, क्योंकि वो उसने अपना आदर्श मानना है तो वो भी उन जैसा ही बन रहा है। और देखिए एक बात और आपने देखी होगी कि बच्चे अपने पापा मम्मी तक से लड़ जाते हैं कि नहीं मेरे सर ने ये लिखवाया है तो ठीक है जी। बाय द वे हो सकता है बच्चे ने गलत उतार लिया हो, लेकिन बच्चा झगड़ रहा है क्योंकि टीचर को वो अपना आदर्श मानता है। तो एक टीचर को विद्यालय में उन गरिमाओं का भी ध्यान रखना चाहिए जो बच्चे में इस बात को समावेशित करें कि उसमें अनुशासन डेवलप हो, उसमें आत्मनियंत्रण की भावना डेवलप हो। अगली बात सहानुभूति की भावना डेवलप हो। हमें मान लो जीव जंतुओं को मारना नहीं है, हमें उनको दया का भाव हमारे अंदर आना चाहिए, सहानुभूति हमें रखनी चाहिए। मान लो कोई बच्चा हमारी क्लास में विकलांगी ही है, मान लो कोई बच्चा हकलाता है बोलने में, कोई तुतलाता है, किसी की आंखों में बहंगापन है, तो उसका हंसी मजाक ना बनाएं। तो ये हम उसके प्रति क्या रखें, सहानुभूति रखें। तो ये सब भावना यदि हम करने में सफल होते हैं, और प्रतिस्पर्धा की भावना, बच्चे में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए लेकिन सकारात्मक, स्वस्थ होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं, अस्वस्थ नहीं। क्योंकि देखो कुछ लोग कहते हैं कि प्रकृति में यदि कोई नाली गंदी है, कोई गली गंदी है, उसको तो हम साफ कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के मन में ही गंदगी है तो उसे फिर कौन साफ करेगा? तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना तो रखें, पर कैसी? स्वस्थ और सकारात्मक। सहयोग की भावना, तो ये सारे कौन से गुण हैं आपके? ये सामाजिक गुणों के अंतर्गत आते हैं। तो सामाजिकता की बात हम विद्यालय में ऐसा माहौल रखें। अनुशासन मतलब अनुशासन, उसमें ये नहीं कि साहब ये उनका बच्चा है तो उसको ये छूट है, उसको ये, ऐसा नहीं। टाइम पर मतलब टाइम पर ही आना है, टाइम पे क्लास है, टाइम पर ही क्लास होनी है, जो विषय है वो आपको पढ़ाया ही जाना है। तो वो सब चीज़ें यदि विद्यालय में है तो उससे बच्चे के अंदर ये लगा कि नहीं भाई यहाँ पर अनुशासन बड़ा है, वैसा है कि जो बात है वो है। अगली बात आती है नैतिक शिक्षा की बात आती है। तो नैतिक शिक्षा केवल कहने भर से नहीं आएगी, हमें करनी भी पड़ेगी। हमको स्वयं भी नैतिकता का आदर्श पेश करने पड़ेंगे। अब देखिए इस बात को और बलवती करने के लिए मैं जीन पियाजे की बात का एक आपको प्रसंग है, वो उन्होंने क्या कहा। तो पियाजे महोदय ने एक बात कही कि लगभग 8 वर्ष का बालक अपने नैतिक मूल्यों का निर्माण कर चुका होता है। लगभग 8 वर्ष का बालक अपने नैतिक मूल्यों का निर्माण और समाज के नैतिक नियमों में विश्वास करने लगता है। तो ये बात पूछी गई है, ये कथन किसका है? जीन पियाजे महोदय का। कितनी वर्ष की आयु में? 8 वर्ष की आयु में। कौन कौन सी बातों में समावेश है? तो समावेश 2 बातों में देखने को मिलेगा, अपने नैतिक मूल्यों का निर्माण और सामाजिक, समाज के नैतिक नियमों में आस्था व्यक्त करने लगता है। और दोनों में क्या बैठाता है? वो तारतम्यता बैठाने की कोशिश करता है कि वो मतलब समाज में होने वाली हर बात को फिर मानता है कि नहीं ये चीज़ गलत है तो गलत है, ये चीज़ ठीक है क्योंकि समाज सब लोग मान रहे हैं तो इसका मतलब ये बात ठीक है, तभी लोग उसे मान रहे हैं, और इसको मना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये चीज़ गलत है।
तो वो इनमें विश्वास करने लगता है। तो नैतिक मूल्यों का विकास करने में सबसे पहले शुरुआत हमारे अपने परिवार से होती है। माता पिता को बच्चे के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे यदि हम खुद अस्त व्यस्त हैं और बच्चों को हम यदि चाहें कि वो ठीक रहें, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? क्योंकि बच्चा किसे देख रहा है? बच्चा अपने माता पिता को, अपने परिवार में हर सदस्य, हर बड़े सदस्य की भूमिका को देख रहा होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमको, हम यदि विद्यालय में हैं, एक टीचर होने के नाते हम वो आदर्श प्रस्तुत करें जो बच्चे के अंदर अच्छे गुणों का समावेश करे। अच्छी, हमें कैसे बोलना है। अब देखिए, टीचर के व्यवहार में यदि विनम्रशीलता है, उसका मधुर स्वभाव है, दूसरों को समझने की क्षमता है, तो बच्चा उससे जल्दी जुड़ जाता है। अब मान लो टीचर उसे डांट रहा है, डपट रहा है, या उसकी किसी बात का उत्तर नहीं देता है, तो बच्चे में फिर डर बैठ जाता है। तो फिर बच्चा क्या करता है? उससे दूर भागने लगता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो नैतिक मूल्यों का निर्माण, समाज के नैतिक नियमों में विश्वास करने लगता है। ये बाल्यावस्था की अवस्था जो विशेषता है, उसको हम शिक्षा के स्वरूप में इसको जोड़ सकते हैं। और एक बात और है, कॉलसनिक महोदय ने एक बात कही इस अवस्था की विशेषता को शिक्षा में जोड़ते हुए, कि बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चों को जब भी आप कोई कहानी सुनाएं, तो उसकी एक तो शब्दावली इतनी सरल हो कि वो हर शब्द को समझ सकें। भाषा क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए कि बच्चा कहे सर ये क्या है, सर ये क्या होता है। तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हम कहानी सुनाएं, एक तो सरल शब्द लिए हुए हों, और कहानी ऐसी हो जिसमें बच्चे को आनंद आए, और उसमें कुछ नयापन हो, जिससे हम बच्चे को जो शिक्षा देना चाहते हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। ये भी हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगली बात आती है कि हम जो भी शिक्षा दें बच्चे को, फिर वही कंसेप्ट, लर्निंग बाय डूइंग एंड विद प्ले मेथड। खेल में शिक्षा देंगे, स्थायी होगी, बच्चा करके सीखेगा, वो ज्ञान स्थायी होगा, लंबे समय तक रहेगा, और बच्चा उसे भूलेगा नहीं। और ये हमारा शिक्षा का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें, यदि हम इन बातों का ध्यान रखते हैं कि बच्चे को हम क्रिया द्वारा शिक्षा दे रहे हैं और ये सारी बातें कर रहे हैं, तो हमारा जरूर जो शिक्षा का उद्देश्य है वो सफल होगा, और हम बच्चे को उतना ही जो सर्वांगीण विकास करने में सफल होंगे, वो वाकई में एक अपने आप में अनोखा होगा। और यही क्या है, इस बाल्यावस्था की विशेषता है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगली विशेषता, अगली जो बात आती है शिक्षा के स्वरूप में, वो क्या है, हमारा जो व्यवहार हो वो प्रेम व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। तो जैसा कि अभी आपसे मैंने कहा कि बच्चा को हम सबसे पहले तो कहाँ, अपनी क्लास में, क्लास के बाद विद्यालय प्रांगण में, और विद्यालय प्रांगण के बाद फिर हम खेल के मैदान में, हम जहाँ पर भी आदर्श प्रस्तुत करें वो ऐसा हो कि बच्चा उससे कुछ सीखे। अगली बात, छात्रों में क्या क्या हम भावना पैदा करें? अनुशासन, आत्मसंयम, उत्तरदायित्व, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी वो समझे बच्चा कि हाँ सर ने मुझे ये काम दिया, तो मतलब इसके मतलब मैं इसके लायक हूँ, मैं इसके काबिल हूँ, तभी तो सर ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। आज्ञा पालन, सहयोग की भावना, सहानुभूति, तो ये बच्चे के अंदर डेवलप होंगी। ये कब डेवलप होंगी? जब एक टीचर खुद उसमें आदर्श प्रस्तुत करेगा, तो ही तो सारी बातें डेवलप होंगी। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। अगली बात है, क्योंकि ये बच्चे का निर्माण काल है, स्थूल संक्रियात्मक काल है, तो इसमें हमें ये जो अगली आपकी शिक्षा का स्वरूप है वो है मानसिक विकास पर बल। तो मानसिक विकास पर बल देने के लिए हमें क्या करना है कि उस बच्चे को हमें ऐसा घर पर और विद्यालय पर बौद्धिक वातावरण देना चाहिए कि जिससे उसका मानसिक विकास डेवलपमेंट हो। अब उसके लिए हमें क्या करना है? तो मानसिक विकास के अंतर्गत जो योग्यताएं आती हैं, मानसिक जो योग्यताएं जो होती हैं, तो देखिए वो आपकी मानसिक योग्यताओं की यदि मैं आपसे बात करूं तो वो 4-5 बातें इसमें आती हैं मानसिक योग्यताओं में। वो क्या क्या आती हैं मानसिक योग्यताएं, कौन कौन सी होती हैं हमारी? जैसे सबसे पहले आता है चिंतन। बच्चा यदि चिंतन करना सीख रहा है, दूसरा बच्चा तर्क करना सीख रहा है, लॉजिक। तीसरी बात आती है बच्चे की याददाश्त, स्मृति कैसी है, बच्चा कितने लंबे समय तक बात को याद रखना पड़ा है, और उसकी कल्पना कितनी
वास्तविक जगत से संबंध रख रही है। यदि ये उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं, चिंतन का गुण डेवलप हो रहा है, उसमें तर्क डेवलप हो रहा है, उसमें स्मृति डेवलप हो रही है और इसमें कल्पना डेवलप हो रही है, तो इसका मतलब हम जाहिर सी बात कह सकते हैं कि उसका बौद्धिक वातावरण हम डेवलप कर रहे हैं और जिसकी वजह से उसमें ये जो मानसिक योग्यता है जो मैंने आपको बताई, स्मृति, तर्क, चिंतन, कल्पना, ये भी विकसित होंगी बच्चे की। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। अगली बात आती है एक जो बाल्यावस्था में जो आपकी बात है, आपकी मानसिकता की बात जो कही गई है, वो ये वाली बात भी है कि जब बच्चे में जब बच्चे का बौद्धिक डेवलपमेंट हो गया, तो बच्चे का जब बौद्धिक डेवलपमेंट होने से आपकी बच्चे की मानसिक योग्यता डेवलप हो जाएगी। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, सारी बातों को आपने शायद समझा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है विकास की अवस्थाओं के, आपके दो टॉपिक हो गए, शैशवावस्था और ये अब जो आपका हुआ है वो है आपका बाल्यावस्था। तो ये टॉपिक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम जो है कल आपके साथ नेक्स्ट क्लास है जो हमारी होगी वो होगी किशोर अवस्था क्लास। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।